सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। इससे पहले हमने जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था जो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा वहाँ पे कि जो लघु बीजाणु होता है वो एक केंद्रक गोलाकार और एक कोशिकीय संरचना होती है। इसके अलावा उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में वहाँ हमने पढ़ा था। इसके अलावा कुछ जो कीट परागित पादप होते हैं, ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण की क्रिया या कीटों के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होती है, उसको कीट परागित पादप कहा जाता है। तो जो कीट परागित पादप होते हैं, उन कीट परागित पादपों के जो परागकण होते हैं, उनके परागकणों पर एक तेलीय चिपचिपी परत पाई जाती है। परागकणों पर तेलीय परत पाई जाती है। वो जो तेलीय परत है उसको पोलन किट कहा जाता है। उस तेलीय परत को पोलन किट कहा जाएगा। कीट परागित पादपों के परागकणों पर एक तेलीय परत पाई जाएगी जिसको पोलन किट कहा जाता है। ये जो पोलन किट है, इस पोलन किट का परिवर्धन जो है टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, उन टेपिटम की कोशिकाओं से ही पोलन किट का परिवर्धन होता है। पोलन किट का निर्माण या उसका स्त्राव वहीं से होता है। ये जो पोलन किट जो है, इस पोलन किट की प्रेजेंस के कारण ही ऐसे जो परागकण होते हैं, इन परागकणों का एक विशिष्ट आकार होता है। विशिष्ट आकार जो है परागकणों का, वो पोलन किट के कारण ही होता है। इसके अलावा उन परागकणों का जो रंग होता है वो भी पोलन किट के कारण होता है, और उसके अंदर जो स्मेल या गंध जो होती है, ये गंध भी पोलन किट के कारण ही होती है। यहाँ ये जो पोलन किट है, पोलन किट परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। हम फंक्शन की बात करें, पोलन किट का क्या कार्य है, तो पोलन किट जो है कीट परागित जो पादप होते हैं, उन पादपों में परागण में सहायक होते हैं। पोलिनेशन की जो क्रिया है, उस पोलिनेशन की क्रिया में सहायक होते हैं। किस प्रकार से सहायक होंगे ये? क्योंकि पोलन किट की प्रेजेंस के कारण परागकण या लघु बीजाणु जो है उसकी जो बाह्य चोर जो है वो चिपचिपी तेलीय होती है। जैसे कोई कीट पुष्प पे आके बैठेगा, जैसे ही पुष्प पर आके बैठता है तो परागकण जो है, मैच्योर जो एंथर होता है, उससे परागकण बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही कीट बैठेगा तो वो परागकण उस कीट के शरीर पर चिपक जाएंगे। परागकण जो है कीट के शरीर पर चिपक जाते हैं, और वो कीट अब उस जाति के किसी दूसरे पुष्प पे जाके बैठेगा तो वो परागकण वहाँ से उस वर्तिक आगर पे गिर जाएंगे। तो परागण में सहायक हो गया। किसके द्वारा हो? क्योंकि परागण में सहायक किस लिए हुआ? क्योंकि पोलन किट के कारण ही जो परागकण होते हैं, परागकण कीटों या कीट के शरीर से चिपक जाते हैं। कीट के शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे वो पोलिनेशन में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो पराबैंगनी विकिरण होती है, उन पराबैंगनी विकिरणों से परागकणों की सुरक्षा करने का जो कार्य है वो पोलन किट के द्वारा किया जाएगा। पोलन किट परागकणों की पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करता है। तो ये इस
पोलन किट के बारे में है, पोलन किट के कार्य के बारे में है। उसके बाद हम यहाँ अब स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के बारे में कि किस प्रकार से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, उसका विकास होता है। जब नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एक जो नर युग्मकोद्भिद जो होता है उसका परिवर्धन लघु बीजाणु से होता है। लघु बीजाणु या परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। इसका मतलब इसी लघु बीजाणु से इस मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, इसका निर्माण होता है। यहाँ हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में हमने पढ़ा कि जब ये लघु बीजाणु जो है परागकोश में होता है, परागकोश में जब होगा तब ये चतुष्क अवस्था के अंदर होता है, टेट्राड स्टेज में होगा, उसमें चतुष्क अवस्था में होगा, आपस में जुड़ा हुआ होता है। और जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परागकोश परिपक्व होगा तो परागकण या लघु बीजाणु जो है चतुष्क से हटते हैं। परिपक्वन के टाइम ये इससे हटते हैं और जब ये इससे हटेंगे तो लघु बीजाणु जो है उस लघु बीजाणु का जो आकार जो होता है वो परिवर्तित होता है। लघु बीजाणु का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, साइज उसका बढ़ जाता है। लघु बीजाणु का आकार बड़ा हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और गोलाकार आकृति का हो जाता है। लघु बीजाणु जब चतुष्क से हटता है गोलाकार आकृति का हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर ये जो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु जो है इसके अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तिकाएं जो हैं, उन रिक्तिकाओं का भी निर्माण इसके अंदर हो जाता है। अब ये जो लघु बीजाणु जो है, इस लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है, लघु बीजाणु का जो केंद्रक है उस केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु के केंद्रक में सूत्री विभाजन होगा। सूत्री विभाजन होने से दो केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक बनेंगे। एक जो केंद्रक होगा वो कायिक केंद्रक होता है और दूसरा जो केंद्रक होता है उसको जनन केंद्रक कहा जाता है। एक कायिक केंद्रक बन जाएगा तो दूसरा जो है वो जनन केंद्रक होगा। लघु बीजाणु के केंद्रक में सूत्री विभाजन होगा जिसके कारण दो केंद्रक बनेंगे, एक कायिक केंद्रक और दूसरा जो केंद्रक होगा उसको जनन केंद्रक कहा जाएगा। अब ये जो दोनों केंद्रक जो हैं, अब इन दोनों केंद्रकों के बीच में, इन दोनों केंद्रकों के बीच में वाल या भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति का निर्माण इन दोनों के बीच में हो जाता है जिसके कारण अब यहाँ ये जो लघु बीजाणु है ये द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाएगा? द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर आ जाएगा। यहाँ द्विकेंद्रकीय अवस्था है, अब ये द्विकोशिकीय अवस्था में आ गया क्योंकि दोनों केंद्रकों के बीच में किसका निर्माण हो गया है? वोल्का या भित्तिक का निर्माण हो गया है। इसलिए यहाँ पे लघु बीजाणु जो है वो द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। एक जो कोशिका होगी इसकी, जो आकार में बड़ी जो कोशिका होती है उस कोशिका को कहा जाता है, इस द्विकोशिकीय अवस्था में जो आकार में बड़ी होती है कोशिका, उस कोशिका को कहा जाता है कायिक कोशिका। उसको कायिक कोशिका कहा जाएगा। और सेकंड जो आकार में छोटी होती है कोशिका उसको कहा जाता है जनन कोशिका, उसको कहा जाएगा। नॉर्मली एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, आवतबीजी जो पादप हैं, उन आवतबीजी पादपों में परागकण या लघु बीजाणु का पोलिनेशन जो है, उसका स्थानांतरण जो है, वर्तिकाग्र पे गिरने की जो प्रक्रिया है वो इस द्विकोशिकीय अवस्था में ही होती है। नॉर्मली आवतबीजी पादपों में परागकणों का स्थानांतरण जो है वो इस द्विकोशिकीय अवस्था में ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर ही परागकणों का स्थानांतरण होता है। अब ये कायिक कोशिका आकार में बड़ी है, जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है, कायिक कोशिका जो है
इस कायिक कोशिका का केंद्रक जो है प्रारंभ में ये गोलाकार होता है, प्रारंभ में गोलाकार होगा, उसके बाद ये अनियमित आकृति का हो जाएगा। प्रारंभ में गोलाकार, उसके बाद इसका केंद्रक जो है इरेगुलर हो जाएगा, अनियमित आकृति का हो जाता है। इसके अलावा ये जो कायिक कोशिका है, इस कायिक कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका अंग संख्या में अधिक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं और उनका आकार भी बड़ा होता है। जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं वो साइज के अंदर, वो आकार के अंदर बड़े होंगे और संख्या में भी वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस कोशिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ इस कायिक कोशिका जो है, इस कायिक कोशिका के अंदर आरएनए और जो प्रोटीन होता है, आरएनए और प्रोटीन अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। आरएनए और प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होगा आरएनए और प्रोटीन जो है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब परागकण का अंकुरण होता है, जब परागकण का अंकुरण होता है, परागकण के अंकुरण के टाइम पराग नलिका जो है, उस पराग नलिका का निर्माण, अंकुरण के टाइम पराग नलिका का निर्माण जो है वो किससे होता है, इस कायिक कोशिका से ही होता है। जब परागकण जो है उसका अंकुरण होगा तो कायिक कोशिका से ही पराग नलिका, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट, उसका निर्माण होता है। और उसके बाद लास्ट के अंदर ये जो कायिक कोशिका है ये नष्ट हो जाती है, लास्ट में कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। उसके बाद दूसरी जो कोशिका है इसके अंदर जनन कोशिका है। जनन कोशिका आकार में कैसी है, छोटी है। इसका आकार कैसा रहेगा, इसका आकार छोटा होता है। जनन कोशिका प्रारंभ में, प्रारंभिक अवस्था के अंदर जनन कोशिका जो है, जनन कोशिका लेंस आकार की होती है, लेंसाकार होती है। ये जनन कोशिका प्रारंभिक अवस्था के अंदर, प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो परागकण जो है उस परागकण की भित्ति से ही जुड़ी रहती है, परागकण की भित्ति से ही जुड़ी रहती है, प्रारंभिक अवस्था में जुड़ी रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रारंभिक अवस्था में जुड़ी रहेगी। उसके बाद इसका जो आकार है गोलाकार होगा और जनन कोशिका के बाहर या इसका जो केंद्रक जो होगा उस केंद्रक के बाहर एक अलग से भित्ति बन जाएगी, जिसके कारण जनन कोशिका जो है वो उस भित्ति से, परागकण की भित्ति से अलग हो जाएगी। तो लेंसाकार के बाद इसका आकार कैसा हो जाता है, भित्ति बनने के बाद गोलाकार हो जाएगा। उसके बाद ये जो कोशिका है, इस कोशिका का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, कर्मी रूपी, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो आकार है तर्कु रूपी हो जाता है। कर्मी रूपी या तर्कु रूपी होगा। ये जो आकार है कर्मी रूपी या तर्कु रूपी आकार इस जनन कोशिका का, ये इसको पराग नलिका में मूवमेंट जो होती है, पराग नलिका में गति जो होती है, जब जनन केंद्र जनन कोशिका जो है, ये जनन कोशिका जब पराग नलिका में आगे गति करेगी, आगे मूवमेंट करती है, तो उसमें ये सहायक होता है। ये आकार चपटा फ्लैट साइज हो जाता है इसका, जिसके कारण इजीली से, आसानी से पोलन ट्यूब के अंदर, पराग नलिका के अंदर ये जनन कोशिका मूवमेंट कर सकती है। ये इसके डेवलपमेंट के बारे में है, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में है। तो दो कोशिकाएं बनेंगी, एक कायिक कोशिका होगी, दूसरी जो है छोटी जो कोशिका है उसको जनन कोशिका कहा जाएगा। जो कायिक कोशिका होगी वो उसका प्रारंभिक अवस्था में केंद्र गोलाकार, फिर अनियमित होगा, कोशिकांग संख्या में अधिक होते हैं और आकार भी उनका बड़ा होता है। आरएनए प्रोटीन अधिक मात्रा के अंदर पाया जाएगा इनके अंदर। परागकण का अंकुरण जब होता है तो पोलन ट्यूब का निर्माण कायिक कोशिका या कायिक भाग से ही होता है और लास्ट में ये नष्ट हो जाएंगी। जनन कोशिका प्रारंभिक अवस्था में लेंस शेप की होगी, इसके बाद ये गोलाकार आकृति की हो जाएगी और उसके बाद ये तर्करूपी या कर्मी रूपी आकृति की होती है। यही आकार जो है, ये कर्मी रूपी और तर्करूपी आकार जो होता है इस जनन कोशिका का, ये इसको आगे पराग नलिका में मूवमेंट में हेल्प करता है, सहायता करता है। और
ये जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका से आगे जाके नर युग्मकों का या नर केंद्रकों का निर्माण होता है। इस जनन कोशिका में स्थित जो केंद्रक होता है उसमें आगे जो विभाजन होगा, उसके विभाजन से ही आगे इससे नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये इसके डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में है। युग्मकों का निर्माण, जो मेल गैमीट होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है? नर युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अभी पढ़ा हमने कि जो जनन कोशिका होती है उस जनन कोशिका में आगे समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिससे उस जनन कोशिका से ही नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों का जो निर्माण है किससे होता है? जनन कोशिका से ही होता है। यहाँ अपने को जो बात यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि नॉर्मली क्या होता है, परागकण जो होगा, यहाँ अपने को जो चीज़ नोटिस में लेनी है, जो चीज़ ध्यान देनी है वो है कि जो परागकण होता है उस परागकण का अंकुरण जो है, परागकण का क्या होगा? अंकुरण होगा। परागकण का अंकुरण होगा तो अंकुरण से परागनलिका या पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, और उसके पश्चात ये जो परागनलिका है, इस परागनलिका के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। ध्यान देना है, ध्यान दें यहाँ पे। मोस्टली जो आवर्तबीजी पादप हैं, ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनमें जब परागकण का अंकुरण होता है, अंकुरण होगा तो परागनलिका बनेगी और उस परागनलिका में ही नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब बात यार है कि परागकण का अंकुरण होगा, इसका मतलब ये हुआ कि परागकण का अंकुरण कहाँ पे होता है? परागकण का अंकुरण तो वर्तिकाग्र पे होता है, यानी आफ्टर पोलिनेशन। परागण की क्रिया जो है उसके पश्चात जब परागकण वर्तिकाग्र पे जाके गिरेगा, उस वर्तिकाग्र पे उसका अंकुरण होगा, और अंकुरण होगा तो पोलन ट्यूब बनती है। यानी दो कंडीशन है, एक तो अंकुरण से पहले और एक है अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद तो या अंकुरण के पश्चात पोलन ट्यूब बनेगी, निश्चित है। तो पोलन ट्यूब में किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण होगा। मोस्टली आवर्तबीजी पादपों में यही होता है, लीलियम इसका। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लीलियम जो है उसके अंदर यही प्रोसेस होती है। सेकंड यहाँ पे जो इवेंट्स होता है, दूसरी जो घटना है कि कुछ आवर्तबीजी पादप जो हैं उसमें परागण के पश्चात, यहाँ ध्यान देना है, परागण यानी पोलिनेशन, पोलिनेशन होगा, परागण की क्रिया होगी। परागण की क्रिया होगी तो परागकण जो है वो किस पे जाके गिरेंगे? वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे। तो परागण के पश्चात यानी पोलिनेशन के पश्चात लेकिन परागकणों के अंकुरण से पहले, परागकणों के अंकुरण से पहले परागकणों के अंकुरण से पहले परागकण में ही नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे कुल्फा और बंदरबांटी। इसका जो एग्जाम्पल है कुल्फा और बंदरबांटी, ये इसका एग्जाम्पल है, बंदरबांटी। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड जो घटना है ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकंड इवेंट है। यहाँ पे देखिए कि पोलिनेशन के बाद परागकण वर्तिकाग्र पे जाएंगे, लेकिन अंकुरण से पहले ही किसका निर्माण हो जाएगा?
नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। यानी अंकुरण से पहले हो रहा है तो परागकण में ही होगा, और अंकुरण के बाद होता है तो अंकुरण के बाद तो सिंपल सी बात हम जानते हैं पोलन ट्यूब बनेगी, उस पोलन ट्यूब के अंदर वो नर युग्मक बनेंगे। तो दो है, एक तो है अंकुरण के बाद, तो मोस्टली आवर्तबीजी पादपों में तो परागकण के अंकुरण के बाद नर युग्मक बनते हैं, यानी पोलन ट्यूब में बनेंगे। दूसरी घटना क्या है कि अंकुरण से पहले, यानी अंकुरण से पहले इसका मतलब है परागकण में ही दोनों नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, जैसे कुल्फा और बंदरबांटी में ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होगा कि हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो कायिक कोशिका होती है उस कायिक कोशिका से परागनलिका का परिवर्धन होता है, उस परागनलिका का निर्माण होता है। परागनलिका किससे बनेगी? कायिक कोशिका से बनेगी। और ये जो परागनलिका है, अब इस परागनलिका में ये जनन कोशिका आ जाएगी। परागनलिका में कौन सी कोशिका आ जाएगी? जनन कोशिका जो है वो इस परागनलिका में आ जाएगी। अब ये जो जनन कोशिका जो है, इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण यहाँ इस परागनलिका में क्या बन जाएंगे? दो नर केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, या हम कहेंगे दो नर युग्मकों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। दो मेल गैमेट यहाँ पे बन जाएंगे। अब क्योंकि ये अंकुरण की जो क्रिया है ये तो वर्तिकाग्र पे होगी, उसके पश्चात वो जो परागनलिका है वो आगे वृद्धि करेगी तो वर्तिका के नीचे वर्तिका यानी स्टाइल पार्ट होता है, उस स्टाइल में पोलन ट्यूब जाएगी, स्टाइल में वृद्धि करेगी तो उसके साथ साथ ये जो युग्मक जो हैं या नर केंद्रक जो हैं ये भी उसमें साथ जाएंगे। और उसके पश्चात ये परागनलिका लास्ट में ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है, बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, और उस परागनलिका के साथ साथ ये दोनों नर युग्मक भी उस बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से यह है नर युग्मकों का निर्माण। तो नर युग्मकों का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिका से होता है, और या तो परागनलिका में होगा या फिर किस में होगा? परागकण में होगा। मोस्टली आवर्तबीजी पादपों में परागनलिका में इसका निर्माण होता है। तो परागनलिका जैसे जैसे वृद्धि करेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसके साथ ये भी क्या करेंगे? उस परागनलिका में वृद्धि आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर परागनलिका प्रवेश करेगी तो उसके साथ ये भी उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।